नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आया। सुहास का तबादला मुंबई हुआ तो तृप्ति यह सोचकर खुश हो उठी कि चलो इसी बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे कहाँ मुंबई घूमने जा सकते थे। सुहास ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर बरेली जाकर पत्नी व बेटे को ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरा महीना निकल गया। धीरे धीरे दंपति को महंगाई व एकाकीपन खलने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषी लोग न होकर महाराष्ट्र के लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें तीसरे माले पर एक कमरे का फ्लैट मिला था, जिसके आगे के बरामदे में उन्होंने रसोई व बैठने का स्थान बना लिया था। तृप्ति ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहां से उसे समुद्र दिखाई देगा, पर यहाँ से तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। सुहास तृप्ति को चिढ़ाता, मैडम असली मुंबई तो यही है। मछुआरे व मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो तृप्ति नाक सिकोड़ती। घर की सफाई एवं बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो तृप्ति को उससे भी मछली की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। तृप्ति के लिए गर्भावस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई। नीचे जाकर साग भाजी खरीदना, दूध लाना, 3 वर्ष के गोलू को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करके सुहास की पसंद का भोजन बनाना अब तृप्ति के वश का नहीं था। सुहास भी रात को अक्सर देर से लौटता था। सुहास ने माँ को आने के लिए पत्र लिखा तो माँ ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में न सोने की जगह है न बैठने की। सुहास ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर तृप्ति को कोई पसंद नहीं आई। सुहास ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। फिर कई काम वाली बाइयाँ आईं और चली गईं। एक सुबह एक अधेड़ औरत ने आकर उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ है? मैं ही हूँ। सुहास और तृप्ति दोनों ही उसे देखते रह गए। हिंदी बोलने वाली वह औरत साधारण मगर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी। मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ, सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात में नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसलिए अधिक काम नहीं है, पर हम साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं। तृप्ति बोली, बीबी जी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लक्ष्मी ने प्रति माह 3000 रुपये वेतन मांगा, पर थोड़ी ना नुकुर के बाद वह 2500 रुपये में तैयार हो गई और उसी दिन से वह काम में जुट गई। पूरे घर की पहले सफाई धुलाई की, फिर कड़ी चावल बनाए और गोलू की मालिश करके उसे नहलाया। सुहास और तृप्ति दोनों ही लक्ष्मी के काम से बेहद प्रभावित हो गए। हालांकि उन्होंने लक्ष्मी से उसका पता तक भी नहीं पूछा था। लक्ष्मी शाम को जब चली गई तो दंपति उसके बारे में देर तक बातें करते रहे। सुहास और तृप्ति आश्वस्त होते चले गए जैसे लक्ष्मी उनकी माँ हो। वे दोनों उसका सम्मान करने लगे। लक्ष्मी परिवार के सदस्य की भांति रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय बनाकर देना, गोलू को रिक्शे तक छोड़कर आना, सुहास को 9 बजे तक नाश्ता व लंच बॉक्स तैयार करके देना, तृप्ति को फलों का रस निकाल कर देना। यह सब कार्य लक्ष्मी हवा की भांति फुर्ती से करती रहती थी। लक्ष्मी वाकई कमाल का भोजन बनाना जानती थी। तृप्ति ने उससे ढोकला डोसा बनाना सीखा, भांति भांति के अचार चटनियाँ बनानी सीखी। ऐसा लगता है अम्मा आपने कुकिंग स्कूल चलाया है, एक दिन मजाक में तृप्ति ने पूछा था। हाँ, मैं सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ। तृप्ति मुस्कुराती मन में सोचती रहती कि उसे तो बढ़ चढ़कर बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए तृप्ति को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो लक्ष्मी रात को अस्पताल में रहने लगी। सुहास और अधिक
आश्वस्त हो गया। उसने माँ को फोन कर दिया कि तुम पिताजी की देखभाल करो, यहाँ लक्ष्मी ने सब संभाल लिया है। तृप्ति को बेटी पैदा हुई। तीसरे दिन तृप्ति नन्ही सी गुड़िया को लेकर घर लौटी। लक्ष्मी ने उसे नहला धुलाकर बिस्तर पर लिटा दिया और हरीरा बनाकर तृप्ति को खिलाया। लक्ष्मी अम्मा, आपने मेरी सास की कमी पूरी कर दी। कृतज्ञ हो, तृप्ति बोली। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो फर्ज निभाना मेरा कर्तव्य है। सुहास ने भी लक्ष्मी की खूब प्रशंसा की। एक शाम सुहास तृप्ति व बच्ची को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण दंपति को घर लौटने में रात के 12 बज गए। घर में ताला लगा देख दोनों अवाक रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला व आसपास नजरें दौड़ाकर लक्ष्मी को तलाश करने लगे। चिंता की बात यह थी कि लक्ष्मी गोलू को भी अपने साथ ले गई थी। सुहास व तृप्ति के मन में लक्ष्मी के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा था। तृप्ति बोली, यह लक्ष्मी भी अजीब नौकरानी है। एक रात यहीं रह जाती तो क्या हो जाता? गोलू को क्यों ले गई? बच्चे की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं लक्ष्मी का घर किस प्रकार का होगा। गोलू चैन से सो पाएगा या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजारने के पश्चात जब सुबह होने पर भी लक्ष्मी अपने निर्धारित समय पर नहीं लौटी तो तृप्ति रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटे को चोरी करके ले गई। पता नहीं मेरा गोलू किस हाल में होगा। सुहास को भी यही लग रहा था कि लक्ष्मी ने जानबूझकर गोलू का अपहरण कर लिया है। नौकरों का क्या विश्वास, बच्चे को कहीं बेच दें या फिर मोटी रकम की मांग करें। लक्ष्मी के प्रति शक बढ़ने का कारण यह भी था कि वह प्रतिदिन उस वक्त तक आ जाती थी। तृप्ति के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे। फिर सब लोग सुहास को पुलिस को सूचित करने की सलाह देने लगे। सुहास को भी यही उचित लगा। वह गोलू की तस्वीर लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। लक्ष्मी के खिलाफ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराकर वह लौटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और तृप्ति से पूछताछ करने लगे। तृप्ति रो रोकर लक्ष्मी के प्रति आक्रोश उगले जा रही थी। पुलिस वाले सुहास और तृप्ति का ही दोष निकालने लगे कि उन्होंने लक्ष्मी का फोटो क्यों नहीं लिया, बायोडाटा क्यों नहीं बनवाया, ना उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखते वक्त यह सावधानियां आवश्यक हुआ करती हैं। अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर में सुई खोजने के समान है। अभी यह सब हो ही रहा था कि अकस्मात लक्ष्मी आ गई। सब भौचक्के से रह गए। हमारा गोलू कहाँ है? सुहास और तृप्ति एक साथ बोले। लक्ष्मी की रंगत उड़ी हुई थी, जैसे रात भर सो ना पाई हो। फिर लोगों की भीड़ व पुलिस वालों को देखकर वह हक्की बक्की सी रह गई। बताती क्यों नहीं, कहाँ है इनका बेटा? तू कहाँ छोड़कर आई है उसे? पुलिस वाले लक्ष्मी को डांटने लगे। अस्पताल में। लक्ष्मी रोने लगी। अस्पताल में? सुहास के मुंह से निकला। हाँ साहब, आपका बेटा अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो गोलू सीढ़ियों पर से गिर पड़ा। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वह बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्कुट खिलाकर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है। आपने पुलिस बुला ली? मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोर समझा? लक्ष्मी रोते रोते आवेश में भर उठी। मैं मेहनत करके खाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों से अपनापन पाकर लगा आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा। मैं गोलू को कितना प्यार करती हूँ, क्या आप नहीं जानते? फिर भी आपने। लक्ष्मी अम्मा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। सुहास और तृप्ति लक्ष्मी के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी, पर जाने से पहले मैं आपको आपके बेटे से मिलाना ठीक समझती हूँ। आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए। सुहास, लक्ष्मी, कुछ पड़ोसी व पुलिस वाले लक्ष्मी के साथ अस्पताल पहुँच गए। वहाँ गोलू को देख दंपति को राहत मिली।
गोलू के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि लक्ष्मी ने अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर गोलू के लिए दवाएं खरीदी थी। साहब, आपका बेटा आपको मिल गया, अब मैं जा रही हूँ। सुहास और तृप्ति दोनों लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ कर दो अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार आग्रह करके उन्होंने उसे रोक लिया। लक्ष्मी भी खुश हो उठी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, रुकने का इतना आग्रह कर रहे हैं, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे? एक दिन लक्ष्मी ने आग्रह किया। सुहास और तृप्ति उसके साथ गए। वह एक साधारण वृद्धाश्रम था, जिसके बरामदे में लक्ष्मी का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वालों ने उन्हें बताया कि लक्ष्मी अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रातों को जाग जाग कर वहां रहने वाले लाचार बूढ़ों की सेवा करती है। अब सुहास और तृप्ति के मन में लक्ष्मी के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। लक्ष्मी के जीवन की परतें एक एक करके खुलती गईं। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संघर्ष किए, मगर बहू ने अपने व्यवहार से उसे आहत कर दिया था। इसलिए वह अपने बेटे बहू से अलग इस वृद्धाश्रम में रह रही थी। संघर्ष ही तो जीवन है, लक्ष्मी मुस्कुरा रही थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।